है रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और इसी के साथ ही मैं अंबुज आजाद आपके इस क्लास के सफर को आगे लेके जाता हूं। रामसर साइट्स के अंतर्गत हम पूरे इंडिया में जो तमाम रामसर साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और रामसर साइट्स को लेके क्या कोई कॉन्वेंशन हुआ है, कोई ट्रीटी हुई है, कितने रामसर साइट्स हैं, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, रामसर साइट ही इनको क्यों कहा जाता है, जबकि रामसर तो ईरान के एक शहर का नाम है। ठीक, तो रामसर जो है उनका वेटलैंड से संबंध क्या है, वेटलैंड क्या है, वेटलैंड का हमारे यूपीपीसीएस के लिए क्यों महत्व है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु इज फर्स्ट, और तमिलनाडु के बाद कौन है, तो यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। अब अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एनी सेक्शन इन विच यूपी होल्ड्स एनी रैंक, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, ये आपका हमारे बारे में थोड़ा सा परिचय है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास है आज और यूपीएससी अखाड़ा जो कि आपके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और आपके सफलता की सर्वाधिक कामना करता है। आपको कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देने के लिए भी हम लोग अपने एक फैकल्टी को नियुक्त कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में जिसमें आपको दिक्कत होगी वो फैकल्टी आपको देगी। ठीक है, सो वी आर फॉर यू एंड यू आर फॉर अस, और हम लोग एक पूरी की पूरी टीम है जो मिलके अपने लिए काम करेंगे और आपके बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। समझने वाली एक बात है कि जब भविष्य की बात होती है ना, तो भविष्य सफलताओं और असफलताओं का अनोखा संगम होता है। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है ना जो आपको आपका फेलियर ही यूपीएससी क्रैक कराता है। ठीक है, तो फेलियर से बचो मत, असफलताओं से सीखो, असफलताओं से समझो, असफलताओं से सीखो, असफलताओं को सीखो। ठीक है, और जब आप असफलताओं से सीखते हैं तो वही असफलताएं आपके लिए सफलता का रास्ता तैयार करती हैं। ठीक है, असफलता से सीखने का एक शानदार मिसाल मेरे पास है कि जब ओटोमान एम्पायर का किंग मेहमद दी सेकेंड कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के लिए जाता है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने में न जाने कितने फौजें असफल रही थी, कितने बड़े से बड़े राजा लोग नहीं जीत पाए थे। ऐसे में एक 21 साल का लड़का जाता है और कहता है कि मैं कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतूंगा, और वो अपनी सौतेली माँ और सर्बिया की राजकुमारी मारा ब्रोंकोविच के पास पहुंचता है और कहता है कि माँ मारा, मैं कस्तुनतुनिया को जीतने जा रहा हूँ। तो माँ मारा कहती हैं कि बेशक सुल्तान, अगर आप जीतने जा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन आप ख्याल रखिएगा एक बात का कि आप अध्ययन करिए कि आपसे पहले के सुल्तान जो इस कॉन्स्टेंटिनोपल को नहीं जीत पाए हैं तो उसकी वजह क्या रही है, और असफलताओं के वजहों के इस अध्ययन के मध्य ही आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा, आपके सफलता की जमीन तैयार होगी, और आपके भी इस एग्जाम में सफलता की जमीन, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस की जमीन, आपके असफलताओं के बीच से ही तैयार होगी। तो आपका जो असफलताएं हैं उनसे भागो मत, असफलताओं को जानो, असफलताओं का सामना करो और उस मुताबिक अपने आप को तैयार करो, प्रशिक्षित करो और सफल बन जाओ। क्योंकि किनारे से भागने वाला जिंदगी भर भागता रहता है और नदी में हाथ पैर मारने वाला आज नहीं तो कल तैरने सीख ही जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ये यूपीपीसीएस के लिए 2024 के लिए यूपीएससी अखाड़ा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दे रहा है। ठीक है, हम लोग एक शानदार कवरेज कर रहे हैं। इस कवरेज के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टैटिक सब्जेक्ट का कंप्लीट कवरेज किया जाएगा। नेशनल करंट अफेयर्स को भी हम लोग, देखो स्टैटिक सब्जेक्ट जितने इनको पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं, साथ में नेशनल करंट अफेयर भी हम लोग कवर करेंगे। यूपी स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, करंट अफेयर्स दे रहे हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए धीम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम सारी बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी दे रहे हैं, और अपने विनय सर तो भाई क्रांतिकारी आदमी है। ये अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। इन लोगों का त्योहार अपने घर पे मनता है, इनका त्योहार इनके सेंटर पे मनता है, और ये सोचते हुए मनता है कि किस तरह हमारे बच्चे कुछ बेहतर रिजल्ट लाएं, किस तरह हमारे बच्चों के लिए अधिकतम भला हो जाए। ठीक है, और दूसरा जो हम लोगों का प्रोग्राम है वो है मिशन कर्मयोगी। और ये जो मिशन कर्मयोगी है ये हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए एक इंटीग्रेटेड और एक समअप टेस्ट सीरीज टाइप का ये प्रोग्राम है।
जो कि प्रीलिम के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें टोटल 23 टेस्ट होने हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ठीक है, 14 जीएस के सेक्शनल टेस्ट होंगे, 2 यूपी ओरिएंटेड स्पेशल टेस्ट होंगे, 2 करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे और 5 कंप्लीट जीएस के टेस्ट होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोग्राम में जुड़ना है और अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को, अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड, बहुत ज्यादा कनेक्टिव, बहुत ज्यादा डायरेक्टिव बनाना है, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको तुरंत और तुरंत आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत ही मिनिमल फीस पे ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आप नीचे दिए हुए किसी भी नंबर पे हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी अखाड़ा, हम सब और विनय सर 24/7 आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक, नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज रामसर कन्वेंशन। ठीक, रामसर कन्वेंशन से जानने से पहले हम 2 बातें करके तब रामसर कन्वेंशन जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वेटलैंड क्या है, क्योंकि जो रामसर कन्वेंशन है ना, वो इसी वेटलैंड के लिए है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैंने वेटलैंड लिख दिया है। वेटलैंड का सीधा मतलब होता है अ लैंड which is वेट। ठीक, लैंड विच इज वेट। ठीक, अब वेटलैंड एक प्रकार का इकोटोन है। ठीक है, एक प्रकार का इकोसिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। क्या कह सकते हैं? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम कह सकते हैं। और इस ट्रांजिशनल इकोसिस्टम लाई कहाँ करता है? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है वहीं पर ये वेटलैंड लाई करता है। अब ये जो वेटलैंड है, इसकी सिंपल परिभाषा है, वेटलैंड इज ए लैंड विच इज वेट। अब चाहे वो पैडी फील्ड हो, मतलब धान के खेत में पानी लगा हो, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे वो सैलो बैक हो, चाहे वो बरसात का पानी इकट्ठा रहता हो कहीं। ठीक है, तो वेटलैंड एक सीजनल हो सकता है या पूरे साल कोई लैंड वेट हो सकता है। वेटलैंड में जो आप एक बात और समझिए कि जो वेटलैंड होता है ये नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इतना ही नहीं, वेटलैंड जो है वो, वेटलैंड में मैंने आपको बताया वेट मतलब पानी। पानी का एक बात मतलब समझो कि जो ये वेटलैंड है वो यहाँ पर वाटर फ्लोइंग भी हो सकता है और या तो वाटर स्टैटिक भी हो सकता है। ठीक, वेटलैंड में वाटर फ्लोइंग भी हो सकता है और वेटलैंड में वाटर स्टैटिक भी हो सकता है, वेटलैंड में कुछ भी हो सकता है। ठीक, और इन्हीं ये वेटलैंड्स हमारे लिए बेहद जरूरी होते हैं। अब ये जरूरी क्यों होते हैं, ये भी समझने वाली बात है। देखो, ये वेटलैंड हमको क्या क्या दे रहे हैं ये समझ लो, तब तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये जो वेटलैंड्स हैं वो हमारे लिए जरूरी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि वेटलैंड हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्यों है। ओके, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं। पहले तो ये फूड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फूड। फूड में क्या, ये वेटलैंड क्या होते हैं? तटीय क्षेत्र है जहाँ खूब सारा पानी है। तो आप समझो कि ये हमको राइस दे रहे हैं, पैडी फील्ड्स राइस दे रहे हैं, फिश दे रहे हैं, मछली दे रहे हैं। ठीक, पानी दे रहे हैं, मछली दे रहे हैं, अन्य फूड रिसोर्सेज दे रहे हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं, इन वेटलैंड्स में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं और क्या करते हैं, तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वाटर को मतलब जो वाटर है हमारा उसको प्यूरिफाई करते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं। और क्या करते हैं, तो अगर समंदर से फ्लड आई तो ये वेटलैंड जो होते हैं ना वो बफर का काम करते हैं। तो एक तरीके से फ्लड मिटिगेशन, या हम कह सकते हैं कि ये फ्लड मॉडरेशन किया करते हैं। ठीक, फ्लड मॉडरेशन करते हैं। और क्या करते हैं, ये सॉइल के इरोजन को नहीं होने देते हैं, मतलब इरोजन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इरोजन कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट होते हैं।
अब पानी भरा हुआ है, बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर है, बहुत सारी प्रकृति की चीजें हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। तो इसलिए ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये टूरिज्म के पर्पस को भी सर्व करते हैं, मतलब इकोनॉमी बेनिफिट यहाँ से हमको मिल रहा है। इसके अलावा क्या, हमारे तटों को प्रोटेक्शन मिल जाता है, कोस्टल प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। और तो और क्या, तमाम बायोडाइवर्सिटी जो इस एरिया में पाई जाती है, उस बायोडाइवर्सिटी को भी ये वेटलैंड ही प्रोटेक्ट करते हैं। इतना सारा काम कर रहे हैं वेटलैंड, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फूड के अंतर्गत फिशरी, राइस और तमाम रिसोर्सेज, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफाई कर रहे हैं, फ्लड मॉडरेट कर रहे हैं, इरोजन कंट्रोल कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और तो और पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, पोल्यूशन भी कंट्रोल कर रहे हैं, पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट है, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, कोस्टल प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो ये वेटलैंड्स दे रहे हैं। इतनी सारी चीजें, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि कैलकाटा में भी आएगा वेटलैंड। कैलकाटा में एक वेटलैंड है, वो क्या कहते हैं, ये आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड कहते हैं उसको। ये ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है ना, ये वेटलैंड आर्टिफिशियल है, और ये वेटलैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है कि इसको कैलकाटा की किडनी कहते हैं। ठीक है, ये इतना ज्यादा वाटर फिल्टर कर देता है, इतना ज्यादा वाटर फिल्टर कर देता है कि कहते हैं कि अगर कैलकाटा की नगर पालिका को ये करना होता तो ये इट में कॉस्ट कोलकाता की नगर पालिका को बहुत ज्यादा ये खर्च आता ऐसा करने में। तो सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये जरूरी है कि वेटलैंड्स का कंजर्वेशन किया जाए। और वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए ईरान के एक सिटी है रामसर, जो कि कैस्पियन सी के सदर्न शोर पे पड़ता है। वहां पर एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी हुई, तमाम इंटर गवर्नमेंट मतलब तमाम गवर्नमेंट्स आके वहां पर बैठी, और 2 फरवरी 1971, क्या डेट है, 2 फरवरी 1971 को साथ में आके बैठी रामसर में कि हम लोग मिलके वेटलैंड्स को बचाएंगे। ये वेटलैंड्स को बचाने के लिए क्या करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जाती है कि ये वेटलैंड को बचाना चाहिए, और लिस्ट बना के उस वेटलैंड्स को बचाते हैं, और बताते हैं कि कैसे बचाना है, और उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का बताते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1 फरवरी 1982 को ये रामसर कन्वेंशन फोर्स में आया, और इसी के अंतर्गत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो वेटलैंड्स होता है उनको रामसर साइट घोषित किया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो न्यूज आई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, कि जो हमारा रामसर साइट था वो 75 से बढ़ के कितना हो गया है, 80 हो गया है। कितना हो गया है, 80। ये जो 5 एडिशंस किए गए हैं, 3 तो कर्नाटका में ऐड हुए हैं और 2 ऐड हुए हैं तमिलनाडु में। इस 2 एडिशन के साथ तमिलनाडु स्टैंड्स एट द रामसर साइट हाईएस्ट रामसर साइट है तमिलनाडु में। और सेकंड लेवल पे फिर आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 साइट्स हैं और तमिलनाडु में टोटल 16 साइट्स हैं। ठीक है, जो नए वाले हैं वो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। कर्नाटका में जो नए वाले हैं उसमें अंक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनासिनी एस्चुरी एंड मागदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटका का है। और 2 साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु के ऐड हुए हैं, और इसी के साथ तमिलनाडु स्टैंड्स एट फर्स्ट, कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट। तमिलनाडु के पास अब हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट है 16, और उत्तर प्रदेश सेकंड स्टैंड करता है 10 साइट्स के साथ। ठीक है, आप देख भी सकते हो, ये देखो, देख रहे हो, ये पूरा तमिलनाडु वाले हैं करीब 16, और ये देखो यूपी वाला है, ये यूपी वाले हैं, ये सेकंड और ये फर्स्ट। हाँ, अपने पीपीटी पे आप लोग नजर बनाए रहिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे अपडेट जान गए ना, 5 ऐड हुए हैं, 3 कर्नाटका में है, अंका समुद्रा, अघनासिनी और मगधी। इसको याद करना है तो गर्मी का सीजन है, सब लोग आम चूस चूस के खा रहे होगे, आम याद कर लो। ए से अंका समुद्रा, ए से अघनासिनी एंड एम से मागधी केरे। 2 तमिलनाडु में है, कराईवेट्टी एंड लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, अब वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी 1971 को इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था,
और इसीलिए 2 फरवरी 1971 को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया में। इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था वो था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ये अपने आप में बता दिया वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग कि हम लोगों को सस्टेनेबल एडॉप्शन की तरफ बढ़ना है। सस्टेनेबल एडॉप्शन मतलब वाइज यूज प्रिंसिपल, और ये वही प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के आधार पर रामसर कन्वेंशन वर्क करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रामसर कन्वेंशन किस प्रिंसिपल पे बात वर्क करता है, तो वाइज यूज प्रिंसिपल। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल कंजर्वेशन है, कन्वेंशन है ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो रामसर कन्वेंशन जिसको कहते हैं, ये एकमात्र कन्वेंशन है जो सिंगल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए साइन किया गया है या फोर्स में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इनकी वही भूमिका है कि इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स को डेवलप करो। इट हाईलाइट्स हाउ वेटलैंड्स कंट्रीब्यूट टू फ्लड प्रोटेक्शन। फ्लड प्रोटेक्शन बता दिया मैंने, वाटर को क्लीन कर रहा है, प्यूरिफाई करना है, बायोडाइवर्सिटी और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज में भी वर्क कर रहा है। एंड ऑल ऑफ दीज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ओके। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स क्या है, बस इसको रीड करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वेटलैंड्स वो इकोसिस्टम है जो सैचुरेटेड विद वाटर, मतलब वही वेटलैंड्स आर द लैंड विच इज वेट और विच आर वेट। या तो वो सीजनली वेट होते हैं या तो वो परमानेंटली वेट होते हैं, मतलब किसी एक सीजन में वेट होते हैं या तो हमेशा वेट रहते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसमें मैंग्रोव आ जाएगा, मार्सेज आ जाएगी, रिवर्स आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, डेल्टा आ जाएगा, प्लेडी फील्ड आ जाएगा, फ्लड प्लेन आ जाएगा, फ्लडेड फॉरेस्ट आ जाएगा, राइस फील्ड मतलब पैडी फील्ड आ जाएगा, कभी कभी शामिल होता है। ठीक है, वेटलैंड ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एनवायरमेंट यहाँ पर है। ठीक है, और ये उस प्रोडक्टिव एनवायरमेंट के लिए वाटर प्रोडक्टिविटी काउंटलेस स्पीसीज को ये सपोर्ट कर रहे हैं, प्लांट्स के और एनिमल्स के, इसलिए वेटलैंड्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। ठीक है, और तो और अभी एक डेटा आपको मिलेगा कि वेटलैंड के ऊपर दुनिया के 1 बिलियन 1 बिलियन से ज्यादा लोग निर्भर हैं, और 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज वेटलैंड्स पर निर्भर है फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो वेटलैंड्स एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है लैंड और वाटर का, समझो। ये है वाटर, इधर है लैंड। अब थोड़ा वाटर और लैंड यहाँ पे मिक्स हो गया, ये जो मिक्स वाला इलाका है यही क्या कहा जाएगा, वेटलैंड, अ लैंड विच इज वेट। और वैसे भी एक आपको मैं फैक्ट बात बताता हूं वेटलैंड के बारे में। ठीक है, वेटलैंड वो लैंड होता है जहां पर कि, देखो ये लिख लेना, मैं लिख दे रहा हूं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड does not exceeds। ठीक, वेटलैंड क्या है, वेटलैंड वो एरियाज हैं जिनके डेप्थ लो टाइड के समय में 6 मीटर से ज्यादा डेप्थ एक्सीड, लो टाइड डेप्थ एक्सीड ना करें। ठीक है, तो वेटलैंड्स हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए क्रिटिकल होता है। क्यों क्रिटिकल होता है, देखो, फ्लड को मिटिगेट कर रहा है, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कम्युनिटी रेजिलियंस बिल्ड कर रहा है डिजास्टर से। अभी मैंने बताया था फ्लड को कैसे रेजिलियंट करता है, मिटिगेट करता है, फ्लड के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है, पॉल्यूटेंट मतलब मैंने बताया अभी पॉल्यूशन कंट्रोल करने में पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स ह्यूमन और प्लेनेट लाइफ के लिए बहुत क्रिटिकल है। क्यों, क्योंकि 1 बिलियन से ज्यादा लोग इस पर निर्भर है। 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड फॉर सर्वाइवल। वो फूड है, पैडी फील्ड, फीस मैंने बता दिया है, रॉ मटेरियल है, जेनेटिक रिसोर्सेज है मेडिसिन के लिए, और हाइड्रो पावर भी यहाँ से जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब ये वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के लिए मैंने बता दिया, और कल्चरल और स्पिरिचुअल वेलबींग। बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कल्चरल और स्पिरिचुअल वेलबींग का भाग है। ठीक है, ये जो है एनिमल्स और प्लांट्स को हैबिटेट देते हैं, और एक बहुत ही ब्रॉड बायोडाइवर्सिटी यहाँ
पर है, प्लांट्स की और एनिमल्स की, जो और कहीं नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सी एक्वेटिक और लैंड दोनों के गुण वाले जानवर पाए जाते हैं, दोनों के गुण वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे सुंदरबन में जो प्लांट्स हैं, तो चूंकि वहां का पानी सैलिना बहुत ज्यादा सलाइन है, तो वहां के रूट्स ऊपर आ जाते हैं एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसलिए वहां पे उसको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूमेटोफोर्स। ये एडॉप्शन है जो ओवर टाइम सुंदरबन वेटलैंड के प्लांट्स ने अडॉप्ट कर लिया है। मैनी वेटलैंड नेचुरल ब्यूटी के एरिया होते हैं, इसलिए वहां पर टूरिज्म ज्यादा प्रमोट होता है, और कुछ वहां के एबोरिजिनल पीपल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वेटलैंड हमको इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट बेनिफिट देते हैं, जैसे फिश के लिए नर्सरी बन जाएंगे, दूसरे फ्रेश वाटर सोर्स बन जाते हैं, और कमर्शियल और रिक्रिएशनल सर्विसेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल और रिक्रिएशनल फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब वेटलैंड को थ्रीट्स क्या है? एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। थ्रीट्स देख लो, 4 पॉइंट में याद कर लो। पहला तो एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, दूसरा पोल्यूशन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है? वेटलैंड्स के इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत ज्यादा है, हमने पीछे आपको बताया है कि इंक्रीज कर रहा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, राइस, फिशरी, मैनग्रूव यहाँ पर फाउंड हो सकते हैं, इरोजन कंट्रोल, क्लाइमेट रेजिलियंस, लेक और पॉन्ड्स के आजू बाजू टूरिज्म, कोस्टल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अक्सर ना वेटलैंड्स को अंडर अप्रिसिएट किया जाता है, और कहा जाता है कि इनकी वैल्यू इसलिए है कि यहाँ पर वाटर है और अनडेवलप्ड लैंड है, इसलिए काट के यहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं, यहाँ प्लॉटिंग कर देते हैं, यहाँ घर बनवा लेते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर एग्रीकल्चर होने लगेगी या ह्यूमन सेटलमेंट हो जाएगा, और इसलिए वेटलैंड्स की इससे बहुत ज्यादा थ्रेट है। ठीक है। दूसरा पोल्यूशन। वेटलैंड नेचुरल वाटर फिल्टर्स की तरह यूज की तरह काम करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए, जो कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ से आते हैं। लेकिन जो मरकरी, कैडमियम, इन सब टाइप के हाई हैवी इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, हैवी इंडस्ट्रियल सोर्सेज से आने वाले पोल्यूशन है, इनके लिए तो प्रॉब्लम है। और एक ग्रोइंग कंसर्न है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के इफेक्ट के ऊपर, दिस ग्रोइंग कंसर्न ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ वेटलैंड। ठीक। फिर वेटलैंड के थ्रेट को और देखिए। क्लाइमेट चेंज तो भाई एक मेजर थ्रेट है। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो यहाँ के जो एनिमल्स है, यहाँ के जो स्पीसीज है, उनको खतरा होगा, क्योंकि यहाँ वेराइटीज ऑफ अल्टरनेशन आएंगी पैटर्न्स ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट में। कुछ प्लेसेस में तो राइजिंग सी लेवल्स आर स्वैम्पिंग शैलो वेटलैंड्स एंड ड्राउनिंग सम स्पीसीज ऑफ मैनग्रोव ट्री। इन अदर्स, ड्रॉट्स आर डिस्ट्रॉइंग एस्टुरीज, फ्लड प्लेन्स एंड मार्सेस। ठीक है। कहीं पर राइजिंग सी लेवल से प्रॉब्लम है भाई, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो सी लेवल राइज, कहीं पर सी लेवल राइज होगा, और कहीं सी लेवल राइज होगा तो कहीं पर ड्रॉट आएगा, और दोनों ही स्थिति वेटलैंड्स के लिए अच्छी नहीं है। ठीक। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही ये एक प्रिंसिपल टूल है, जिसके अंतर्गत उन साइट्स को हाईलाइट किया जाता है जहां पर इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड में एक गंभीर बदलाव या तो ऑकर हो चुका है, या ऑकर होने वाला है, या ऑकर हो जाएगा as the result of technological developments, pollution or other human interference, and which are therefore in need of priority conservation attention। ठीक है। तो यहाँ जहां के वो वेटलैंड्स जिसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में एडवर्स चेंज या तो हो चुका है, या होने वाला है, या हो जाएगा, यदि वहां पर ध्यान न दिया जाए तो उन उन रीजन्स को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है, उन वेटलैंड्स को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। ठीक है। और अगर, और फिर क्या होता है कि फिर इनको इफ सच चेंजेस आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट, द साइट इज देन प्लेस्ड अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। और दिस इज, अच्छा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐसा नहीं कि जो चला गया तो कभी निकल नहीं सकता, आप डाल भी सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है। इंडिया में ही पहले केवलादेव नेशनल पार्क, लोकटक लेक, चिल्का लेक, ये तीनों जो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल थे, इंडियन रामसर साइट। बाद में देखा गया जबकि और जगहों की स्थिति सुधर रही है, तो फिर इनको बाहर कर दिया गया। ओके, इज इट क्लियर? रिमूव कर दिया गया रिकॉर्ड से। ठीक। इससे होता क्या है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डालने से
ऐसे साइट्स पे अटेंशन आता है कि यहाँ की कॉन्टिन्यूस रिव्यू जरूरी है, इंटरनेशनल अटेंशन आता है, और जो कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट होता है वो उस रिलेटेड कंट्री की हेल्प भी करता है कि कैसे आप कंजर्वेशन मेजर को एलिवेट करिए, कैसे आप सक्सेसफुल कंजर्वेशन करिए, कैसे आप साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से रिमूव करने के लिए काम करिए। इज इट क्लियर? ठीक। अब चूंकि हम लोग यूपीपीसीएस पढ़ रहे हैं, तो यूपीपीसीएस के अंतर्गत जो यूपी वाले हैं रामसर साइट, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और वो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा डिटेल में। बाकी सबका हम लोग नाम पढ़ के आगे निकल जाएंगे। जैसे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये आपका समझिए कि जो ये बखीरा बर्ड सेंचुरी को कहते हैं, ये गोरखपुर में है। और गोरखपुर में है, ये कहाँ पे है देखो भैया, ये बखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोरखपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में? गोरखपुर में, बाहर गोरखपुर में। और द सेंचुरी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1990, 1990 में ये एग्जिस्टेंस में आई। और ये कहाँ पर है? तो संत गोरखपुर के पास ही, कहाँ? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये सबसे लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है। ठीक है। और बखीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उत्तर प्रदेश में, इसको रामसर साइट में 2022 में डाला गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन। तो बखीरा कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक है। और 1990 में एग्जिस्टेंस में आई। और लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और बखीरा 2002 में इस लिस्ट में डाली गई। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दो बातें और, कि ये एक ओपन हैबिटेट है फॉर लार्ज वेराइटी, बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीसीज और रेजिडेंट बर्ड्स यहाँ पर आके यहाँ पर रहती हैं। ठीक है। और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड 1990 में, इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के। और बखीरा बर्ड सेंचुरी को हम लोग बखीरा ताल भी कहते हैं। बखीरा बर्ड सेंचुरी क्या कहते हैं? बखीरा ताल, लोकेटेड टू द, और ये कहाँ? एक नदी बहती है वहीं से, राप्ती नदी। तो राप्ती नदी से वेस्ट की तरफ पड़ता है ये बखीरा ताल, जो कि बखीरा बर्ड सेंचुरी को ही कहा जाता है। और यहाँ पर वाटर बहुत सैलो है और रिवर कनेक्टिंग वेटलैंड्स वाला मामला है। और बखीरा ताल के बारे में एक बात और जान लो, कि ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, कहाँ का? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है। हाँ। और ये एक पेरेनियल वेटलैंड है, मतलब पेरेनियल का मतलब सीजनल नहीं है, पूरे साल यहाँ पर ये, इसका यहाँ लैंड वेट रहता है, पानी भरा रहता है। और वाटर का सोर्स क्या है? तो नेचुरल रेन है। और एक नदी है जिसका नाम है अमी नदी। ठीक है। तो राप्ती नदी की एक सहायक नदी है अमी नदी, और ये अमी नदी ही इस बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या है? सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक। बर्ड के अलावा सेंचुरी में बहुत सारे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं और हाइड्रोफाइटीस हैं। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात और थोड़ी सी कर लिया जाए, तो 40,000 बर्ड्स जो कि 30 स्पीसीज से आती हैं, वो यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है विंटर्स में, जब इतना तगड़ा माइग्रेशन होता है। ठीक है। और वास्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी एक्सपेंडिंग ओवर एरिया ऑफ 29 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। द लैंडस्केप एंड टेरेन ऑफ द वेटलैंड इज ऑलमोस्ट फ्लैट, रिप्रेजेंटिंग अ टाइपिकल तराई लैंडस्केप। ठीक है। फ्लैट लैंडस्केप है, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे टाइपिकल तराई लैंडस्केप की फीलिंग आ रही है। और सेंचुरी जो है ना, वो वहीं पर एक गांव है बखीरा, तो बखीरा गांव झील के बगल में ही, इसलिए उसके नाम पर रखा है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ। और द विलेजेस ऑफ सराउंडिंग विलेजेस डिपेंड ऑन वेटलैंड फॉर देयर लाइवलीहुड इन फॉर्म ऑफ फिशिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड फॉरवर्ड कलेक्शन। देखो, फ्यूल वुड कलेक्ट करना है, चले जाओ वेटलैंड्स के जंगल में। फिशिंग करना है, चले जाओ। एग्रीकल्चर करना है, चले जाओ। धान लगाना है, चले जाओ। ठीक है। दीज आर द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेटलैंड। अब हम बात करते हैं, अब वेटलैंड को ठीक है, भले ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं। जैसे कि देखो, एक तो फिशिंग यहाँ बहुत ज्यादा होती है, दूसरा शिकार, पोचिंग। ये माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं, इनका फिशिंग भी होता है, इनका पोचिंग भी होता है। ये एक बहुत तगड़ा इशू है। ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट हैबिटेट है फॉर सारस एज वेल एज विंटर माइग्रेटरी बर्ड, हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द एरिया वेटलैंड। The loss of wetland can reduce the number of stopover states from migration birds as well as nesting species. The loss of wetland can reduce the number of stopover sites for, अच्छा, wetland के loss को देखोगे अगर, तो wetland अगर कम हो जाएगा, तो जो ये stopover sites है migrating birds की और nesting species की, ये भी reduce हो जाएंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स में जो है, बखीरा लेक इकोसिस्टम की बात किया जाए, तो यहीं बखीरा के पास, बखीरा गांव के पास में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे बखीरा लेक है।
जो कि इसी वेटलैंड के ईस्टर्न एरिया में, उत्तर प्रदेश में। और ये सेंचुरी ब्रेड दे रही है और नेस्टिंग ग्राउंड दे रही है टू लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स। मेजोरिटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कहाँ से आती हैं? साइबेरिया से आती हैं, तिब्बत से आती हैं, चाइना से आती हैं, यूरोप से आती हैं। मोरोवर सर्टेन स्पीसीज ऑफ फिश, बहुत सारी ये तो पाई ही जाएंगी भाई, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब यहाँ पर मिल जाते हैं बखीरा साल में। और इस एरिया का जो फ्लोरा है ना, वो सेमी एरिड वेजिटेशन और टॉपिकल एक्वेटिक वेजिटेशन ऑफ द लेक इन प्लेन नॉर्थन इंडिया, ये जाना जाता है। बखीरा लेक में बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्वेटिक में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, हाउएवर इट इज आल्सो सेड दैट द सेंचुरी हैज अ रिलेटिव लेसर नंबर ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज ड्यू टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, रॉकी सॉइल। और वाटर बॉडी जो यहाँ पर है वो सैलो भी है और बॉजिक भी है। और एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ का कितना होता है? तो 1166 mm। ओके, और विंटर में माइनस वो 9 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और मीन मैक्सिमम -23 डिग्री सेल्सियस तक। और पोस्ट मानसून सीजन में जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो हाई होता है और 70% तक पहुंच जाता है। फिर दूसरा उत्तर प्रदेश का ही वाइल्ड लाइफ रामसर साइट है जिसका नाम है हैदरपुर। ये जो हैदरपुर वाइल्ड वेटलैंड है ना, ये समझो कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, इसी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। और ये मैनमेड वेटलैंड है और सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है, जो कि 1984 में फॉर्म किया गया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है। ठीक है, और वेटलैंड के पास 1200 एकर्स का कोर एरिया है, जो कि 3000 एकर्स तक स्ट्रेच करता है। हैदरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश की 47th रामसर साइट है। ठीक है, वहां पे अमी नदी थी और यहाँ पे गंगा नदी पानी फट करती है। और एक छोटी नदी है सलोनी, वहां पे जैसे राप्ती और अमी थी, यहाँ पे गंगा और सलोनी है, जो कि हिमालय के फुटहिल्स में ओरिजिनेट करती है। और बिजनौर और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ठीक, ये देखिए कितना बढ़िया लोगो आपके सामने दिख रहा है हैदरपुर वेटलैंड का। ठीक, फिर हैदरपुर वेटलैंड के सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो, देख के ही लग रहा है कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसी से याद कर लेना हैदरपुर वेटलैंड जो है बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ये बर्ड्स लैंडस्केप को अट्रैक्ट होते हैं, जो कि दो नदी के बीच में है, गंगा नदी और सलोनी नदी। और बिजनौर बराज के कंस्ट्रक्शन के बाद वेटलैंड टुक शेप लाइक अपस्ट्रीम ऑफ द बराज, और इसलिए ये क्लियरली विजिबल नहीं है। ये वेटलैंड तमाम बर्ड्स के डिफरेंट स्पीसीज के लिए होम है, और तमाम एंडेंजर्ड एनिमल्स यहाँ से पाए जाते हैं। और ये इंक्लूड करता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल, एंडेंजर्ड डियर, हॉक डियर। तो घड़ियाल भी यहाँ पाया जाता है और हॉक डियर भी यहाँ पाया जाता है। क्या? घड़ियाल और हॉक डियर। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू ब्लैक बेलीड टर्न्स, इंडियन स्कीमर एंड गोल्ड मसीह। इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू ब्लैक bellied terns और इंडियन स्कीमर और एक गोल्ड मशीन। इट सर्व्स एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द एंडेंजर्ड इंडियन ग्रास बर्ड। तो ये इंडियन ग्रास बर्ड ये चिड़िया का नाम है, तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड देता है इंडियन ग्रास बर्ड के लिए। जैसे गलापागोस में ऑलिव रिडले आते हैं ना ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में, इसको यूज करते हैं, ऐसे ही इंडियन ग्रास बर्ड का ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है? हैदरपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक, ड्यूरिंग द सीजनल फ्लड ड्रिवन माइग्रेशन ऑफ द स्वैम डियर दिस वेटलैंड प्रोवाइड्स इट। ठीक है, तो सीजनल फ्लड के दौरान स्वैम डियर को रेफ्यूज की जरूरत होती है और वेटलैंड में इनको रेफ्यूज मिलती है। और ये 1% से ज्यादा स्पीसीज को, बार हेड गूस और ग्रे लैग गूस पॉपुलेशन को रेफ्यूज देता है। और ये साइट प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड टू द लोकल कम्युनिटीज। इट कंट्रीब्यूट्स टू हजार्ड रिडक्शन, ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल रिजाइम्स। हैदरपुर वेटलैंड एक ग्रेट स्पॉट है टूरिस्ट के लिए। मैंने देखा था वेटलैंड जैसे टूरिस्ट के लिए यूज होता है, and used for scientific and educational activities। ठीक, अब थ्रेट्स क्या है हैदरपुर वेटलैंड को? तो ये हैदरपुर वेटलैंड होते हैं ना, ये अपना जो बॉर्डर होता है, ये उत्तर प्रदेश के लगभग 8 विलेजेस के साथ शेयर करते हैं। 2 आपके ये बिजनौर में है और 6 आपके मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के साथ ये हैदरपुर वेटलैंड्स मिल रहे हैं। कुछ विलेजेस नियर बाई हैं जो इसका एक्सेस और करते हैं। और ये वेटलैंड बेटर स्थिति में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लेजर नोन है अमंग द कॉमन मास। हाउएवर दिस वेटलैंड वाज यूज्ड फॉर फिशिंग पर्पस। और आफ्टर इंस्टॉलिंग द फॉरेस्ट चौकी, इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस हैव डिक्रीज्ड। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं। हायर अथॉरिटीज फियर दैट दिस वेटलैंड माइट टर्न इनटू अ पिकनिक स्पॉट
टूरिस्ट वुड थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर एंड पॉलिथीन एंड हैम्पर द वेटलैंड्स हेल्थ। ठीक है। अनदर थ्रेट टू वेटलैंड इज इम्पोया वीट। अब लो भैया आ गया ये एक इन्वेटिव स्पीसीज। इम्पोया वीड इस हैदरपुर में इंपॉर्टेंट थ्रेट बनता जा रहा है। ये इस वेटलैंड को चोक कर सकता है, क्योंकि ये वेटलैंड आता कहाँ से है, सलोनी नदी के पानी से आता है और रिसीव्स वेस्ट फ्रॉम द विलेजेस ऑन इट्स बैंक। वाटर हाइसियांथ भी यहाँ का, तो वहां यहाँ के दो प्रॉब्लम है। एक तो हैदरपुर में वाटर हाइसियांथ एक प्रॉब्लम है, और दूसरा इपोमिया वीट। ठीक है, इपोमिया वीट। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ये जो क्या कहते हैं हैदरपुर वेटलैंड है, ये 47th रामसर साइट ऑफ इंडिया रिसेंटली कंसीडर किया गया है, और इसको 10th रामसर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का 10th, उत्तर प्रदेश में 10 थे और 10th रामसर कौन है, तो यही आपका वेटलैंड है जो हम लोग इसमें हैदरपुर वेटलैंड पढ़ रहे हैं। दिस न्यूज वाज कंफर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, इन 2020। पहला हैदरपुर, इंपॉर्टेंट देखो पूछ लेगा तुमसे कि पहला हैदरपुर से बर्ड सेंचुरी फेस्टिवल कब मनाया गया, तो 2020 में मनाया गया। ओके। असद रहमानी, फॉर्मर हेड ऑफ BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी, इन्होंने रिकॉग्निशन दिया टू दिस वेटलैंड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बाय IBA। ये इसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया होता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में इन्होंने अपनी किताबें में लिखा है, रहमानी बुक। लोया, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करते हैं इन सलीम अली बर्ड काउंट ऑन November 11 and 12, 2020, और this is an initiative where bird watchers around the country take part in counting birds at any water body or important bird area। ठीक है। फिर थर्ड वेटलैंड जो है उत्तर प्रदेश का, वो है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। वे देख रहे हो, कानपुर लखनऊ नेशनल वे आपके मैप में दिख रहा होगा, यही बीच में देखो ये झील है, ये रिंग रोड है। ओके, आप बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ये जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उन्नाव, और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के पास है हसनगंज तहसील, और यहीं पर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। तो नवाबगंज कहाँ पे है, हसनगंज तहसील में है, उन्नाव जिला में, उत्तर प्रदेश के। और डांस डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग लखनऊ कानपुर हाईवे की बात करें हम, तो इस लखनऊ कानपुर हाईवे से 50 किलोमीटर पड़ता है। ओके, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर ये पड़ता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, एंड इज अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ उन्नाव। ठीक। द सेंचुरी इज स्वैलो मार्शलैंड। देखो, सैलो मतलब छिछला, और मार्शलैंड सिचुएटेड 40 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। वाटर सोर्सेज की बात करें तो मॉनसून रेन्स प्रोवाइड वाटर टू वेटलैंड। यहाँ पे जो पानी दे रहा है इस वेटलैंड को जनरली कौन दे रहा है, मानसून रेन्स दे रहे हैं। ठीक। द सेंचुरी सपोर्ट्स रिक्रिएशन एंड टूरिज्म एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर एवियन डाइवर्सिटी बहुत तगड़ा है, बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 25,000 ज्यादा, 220 रेजिडेंट है, बाकी कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करें तो बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, होम है ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज को, जैसे कि आपका इजिप्शियन वल्चर, पलास फिश। इजिप्शियन वल्चर के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे जब हम लोग डाइक्लोफेनाक पढ़ेंगे। पलास फिश, ईगल, ये सब वल्नरेबल लेजर एडजेसेंट और वुली नेक्ड स्टॉक, ये सब थ्रेटेंड स्पीसीज है। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की बात करें तो प्रोटेक्शन एंड अफॉरेस्टेशन एफर्ट्स हैव इंक्रीज्ड वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी विद स्पीसीज लाइक गोल्डन जकाल। तो गोल्डन जकाल हो गया, जंगल कैट हो गया, इन सब की संख्या बढ़ी है कुछ एफर्ट्स की वजह से। चैलेंजेस की बात करें तो इन्वेजिव स्पीसीज जैसे कि कॉमन वाटर हाइसियंथ पोज थ्रेट along with timber removed from the forest। मैनेजमेंट की बात करें तो sanctuary is managed jointly by state forest officers and the office of conservator of forest to वगैरह वगैरह। देख लेंगे इसको, पढ़ लेंगे। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, बर्ड से ही लग रहा है भाई, कितना खूबसूरत सा बर्ड आपको दिख रहा है। ये देखो आपका फ्रंट पेज, वन विभाग लिखा हुआ है, एकदम फोटो देखिए आप। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है गोंडा, यहीं पर है, इसी के पास में है। और वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पर दो वाटर बॉडीज हैं, एक वाटर बॉडी है पार्वती और दूसरी वाटर बॉडी है अर्गा। ये दोनों मिलके यहाँ पर व्यवस्था करते हैं सब कुछ। और ये जो लेक्स है ना वो रेन फेड, तो ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये रेन फेड है और डीप नेचुरल डिप्रेशन में लोकेटेड है अलोंग विद इन द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ द तराई रीजन। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये पार्वती आगरा सेंचुरी है जो स्टेब्लिश हुआ था 1997 में। ठीक है। अयोध्या से 22 किलोमीटर, फैजाबाद मतलब अयोध्या जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में से 22 किलोमीटर पड़ता है, और 45 किलोमीटर पड़ जाता है लगभग आपका गोंडा सिटी से। ठीक है, ये देख लीजिएगा।
यहाँ पर क्या है, 2 लेक्स हैं, ठीक है, पार्वती एंड अर्गा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर दूर है। वाटर सस्टेनेबिलिटी की बात करें कि जो जो लेक्स हैं ये नेचुरली सस्टेन कर सकते हैं रेजिडेंट बर्ड्स को थ्रू आउट द ईयर एंड अट्रैक्ट माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एरियाज की बात करें तो एक अच्छा खासा एरिया 693.82 हेक्टेयर फॉल करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सोहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीजन। ये ध्यान देना है, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीजन, ठीक। और इसका हेडवाटर कहाँ है, बलरामपुर में। क्लाइमेट की बात करें तो द क्लाइमेट of sanctuary resembles that of the Gangetic Plains with an average rainfall of 1700 mm from July to September, maximum temperature वगैरह ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंचुरी कितने गांव से गुजर रही है, तो 9 गांवों तक फैली हुई है। और यहाँ पर टिकारी रिजर्व फॉरेस्ट है स्पेनिंग अबाउट 12,000 हेक्टेयर, सिचुएटेड अप्रॉक्सिमेटली 1 किलोमीटर फ्रॉम द लेक, ठीक। ये देखिए कोर्सेज के बारे में फिर से बता देना है कि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल यूपीएससी अखाड़ा पे, और नीचे से आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। हाँ, 5वां जो रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में वह समान बर्ड सेंचुरी या सामान बर्ड सेंचुरी। ये जो समान बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है, आपके उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुरी, मणिपुरी में करहाल तहसील है, इसी करहाल तहसील के पास एक गांव है सम्मान, और समान गांव से ही समान बर्ड सेंचुरी आया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है जो कि गंगेस फ्लड प्लेन में सिचुएटेड है, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ मानसून क्या कहना है, तो सेंचुरी हेविली रिलाइज ऑन साउथ। देखिए इस सेंचुरी को समान को कौन देता है, एसएस दोनों कॉमन है। साउथ वेस्टर्ली मानसून से पानी मिलता है जुलाई और अगस्त में, जो कि मेजर रेनफॉल की वजह है। बर्ड डाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे वाटर बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड स्पीसीज, और सिग्निफिकेंट विंटरिंग साइट है ये माइग्रेंट्स के लिए, जैसे कि ग्रे लैग लूस, और ये 1% ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है विंटर में, ठीक। समान बर्ड सेंचुरी के बारे में तो यहाँ पर कई सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वल्नरेबल स्पीसीज है, जैसे सारस क्रेन, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये देखो आपके सामने ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये सब यहाँ पर देखा जा सकता है। और इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो सेंचुरी प्रोवाइड्स इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कि फ्रेश वाटर सप्लाई एग्रीकल्चर के लिए, और ये सपोर्ट करता है रिक्रिएशन एंड नेचर, रिक्रिएशन और नेचर बेस्ड सॉरी टूरिज्म ड्यू टू इट्स डाइवर्स बर्ड पॉपुलेशन। थ्रेट की बात करें तो सेटलमेंट, एंक्रोचमेंट और सेलिनाइजेशन पोस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो मैंने एकदम शुरू में बताया था सेटलमेंट की एक प्रॉब्लम, और जो सलाइनाइजेशन ये सीरियस प्रॉब्लम पोस्ट करते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो ऑफिस ऑफ कंजर्वेटरीज को ऑफ फॉरेस्ट जो कि वाइल्ड लाइफ है ये इसको मैनेज कर लेता है। कौन सा था, समान बर्ड सेंचुरी। फिर आ गया समसपुर बर्ड सेंचुरी। अभी जो समसपुर बर्ड सेंचुरी देखिए क्या शानदार फोटो आपके सामने आपके पीपीटी पे दिख रही है, बहुत ही शानदार पीपीटी है ये। और ये सामने आपको इस क्या कहते हैं बर्ड सेंचुरी का आपको मैप भी दिख रहा है जो कि रायबरेली में है। और रायबरेली कहाँ है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 79 हेक्टेयर के आसपास का, 799 सॉरी, ये देख लीजिएगा। और 3/10/2019 में डिजिग्नेशन मिला। और ये एक पेरेनियल लोलैंड है, पेरेनियल मतलब कि सीजनल नहीं है, पूरे ईयर तक ये रहता है, ठीक है। वाटर सोर्स की बात करें तो 6 कनेक्टेड लेक्स हैं, यही कनेक्टेड लेक्स इस वाटर सोर्स के मेन ठीक है। बर्ड पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत सारे बर्ड यहाँ पर रेजिडेंट बर्ड है, माइग्रेंट स्पीसीज हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारा बर्ड पॉपुलेशन है, नाम से ही क्लियर है। समसपुर बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीसीज देख लो, जैसे देखो ये इजिप्शियन वल्चर जो कि एंडेंजर्ड है, इसको नेफ्रॉन पर्न ये क्या कहते हैं नेफ्रॉन परकनोप्टेरस भी कहा जाता है, और पलास फिसीगल, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जानो कि मोर देन 1% ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन यहाँ पर सर्वाइव करता है, ठीक है। ओके, कॉमन पोचार्ड वगैरह भी यहाँ पाए जाते हैं। फिश स्पीसीज, भाई पानी है तो मछली तो होगी, और लगातार कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड तालाब हैं, तो एटलीस्ट बहुत सारे फिश स्पीसीज भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम सर्विसेज तो दे ही रहा है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, वाटर। चैलेंजेस की बात करें तो इन्वेजिव स्पीसीज ने यहाँ पर जीना मुहाल करके रख दिया है। 40% ऑफ डॉक्यूमेंटेड फ्लोरल स्पीसीज बीइंग एक्सोटिक, ठीक है। फ्लोरल स्पीसीज के 40% तो एक्सोटिक ही हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो ठीक मैनेजमेंट ये, ठीक। और फिर हम आ जाते हैं आपके इस बर्ड सेंचुरी के ऊपर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बर्ड सेंचुरी के बारे में ऐसे समझो कि जो सैंडी बर्ड सेंचुरी है, ठीक, ये सैंडी बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में आपका एक जिला पड़ता है हरदन डिस्ट्रिक्ट, सॉरी हरदोई, और हरदोई में बिलग्राम तहसील पड़ेगा।
और बिलग्राम तहसील में ही ये लोकेटेड है आपका सैंडी बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट के सैंडी, बिलग्राम तहसील के में ही सैंडी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। ठीक है, और ये आपका हरदोई ऐसे समझो कि लखनऊ से लगभग 125-129 किलोमीटर पड़ता है, जो कि यूपी के कैपिटल है। हाँ, एरिया करीब 300 हेक्टेयर के आसपास तक फैला हुआ है। और सैंडी सैंडी बर्ड सेंचुरी एक फ्रेश वाटर मार्ग है हरदोई जिले में। और वेटलैंड एक टाइपिकल है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का, और मेनली रिलाई करती है मॉनसून रेन के लिए वाटर के लिए। ठीक है, मॉनसून रेन पर निर्भर करती है वाटर के लिए। देखो, मॉनसून रेन पर निर्भर करती है, ये याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जिससे प्रोडक्टिव हैबिटेट मिल जाता है वाटरफॉल के लिए। ठीक, ओवर बायोडाइवर्सिटी की बात करें यहाँ पर सैंडी बर्ड सेंचुरी की, तो 40,000 यहाँ पर वाटरफॉल इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं। 1% ऑफ द साउथ एशियन पॉपुलेशन, जैसे कि कॉमन टील और ये फेरुजिनस डक, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड मिल जाते हैं। सारा स्क्रीन जिसका फोटो पीछे देखे वो यहाँ पर है। और 200 इंडिविजुअल्स विद इन सेंचुरी पाए जा रहे हैं। कई सारे वल्नरेबल स्पीसीज, कई सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट, देखो, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक टैग देती है आईबीए, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का। और सैंडी बर्ड सेंचुरी को भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या बीएलआई ने आईबीए का टैग दिया है। ठीक है, रिक्रिएशन एंड पॉपुलेशन सर्विसेज की बात करो तो पॉपुलर रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन तो है ही, ये टूरिज्म सर्विसेज भी देता है ये, और सपोर्ट करता है सराउंडिंग फार्मर्स को। क्योंकि देखो, लाइफ स्टॉक के लिए खाना दे दे रहा है, तो किसान के पास जानवर है, और वो जानवर, वो जो लाइफ स्टॉक है उनका खाना यहाँ मिल जाता है। ड्रॉट्स, सूखा बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा है, बहुत बड़ा थ्रेट दे रहा है। ठीक है, और जिससे कि बहुत तगड़ा कोलैप्स हो रहा है वाटर बर्ड के पॉपुलेशन में। और मैनेज बाय द ऑफिस ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन कंजंक्शन विद द लोकल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स। ठीक, फिर सरसाई नावर झील, चलिए हम लोग 10 थे और 8 पे आ गए हैं, 2 और बच रहा है। सरसाई नावर झील, ये देख रहे हो जगह कितनी शानदार लग रही है, ये एरिया कितना सुंदर लग रहा है, मनमोहक। ये देखिए टॉर्टॉइस खूबसूरत सा ये आके बैठा हुआ है। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इटावा। उसी इटावा डिस्ट्रिक्ट में ताखा तहसील पड़ती है। कौन सी तहसील पड़ती है? देखो, मैं लिख दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे बाइलिंगुअल के लिए, ताखा तहसील पड़ती है। और इसी ताखा तहसील में ये सरसाई नावर झील लोकेटेड है। ठीक है, और एरिया वगैरह दिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटी मोटा एक बार रीड कर लेना, 161 हेक्टेयर। और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सरसाई नावर झील जो है ये एक परमानेंट है। ठीक है, और टाइपिकल वेटलैंड है ऑन द इंडो गैंगेटिक फ्लड प्लेन, रिसीविंग वाटर फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन रन। फिर देखो, फिर मानसून से है, तो साउथ वेस्ट मानसून रेन से ही सरसाई को भी पानी मिल रहा है। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, फार्मिंग प्रैक्टिस वगैरह की जाती है, और प्लेइंग रोल्स इन द सस्टेनेबल वाटर बर्ड हैबिटेट्स। ठीक है, बेनिफिशियरी स्पीसीज, सारा स्क्रीन को यहाँ पर जो कि वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। और यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है? 400 इंडिविजुअल्स का। और ये, ठीक है, और पॉपुलेशन ऑफ 400 इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग द लार्जेस्ट फ्लॉक इन द रीजन। ये साइट का नाम कहाँ से आता है? तो एक लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन है जिसका नाम है सरसाई, वहीं से इसको अपना नाम भी मिलता है, सरसाई क्रेन। इज इट क्लियर? थ्रेटेंड स्पीसीज हैं क्या? तो हाँ, थ्रेटेंड स्पीसीज हैं। कौन कौन से हैं? तो एंडेंजर्ड स्पीसीज है व्हाइट राउंड वल्चर, यहाँ पर मिल जाएगा। और एंडेंजर्ड स्पीसीज है वूली नेक्ड स्टॉक, यहाँ पर मिल जाएगा। कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और नेचर, इंडिया में हमेशा ही नेचर ने कोएग्जिस्ट, नेचर के साथ हमने कोएग्जिस्ट किया है। इसीलिए देखो, हजारी महादेव टेम्पल भी इसी सरसाई नावर झील के पास है, जिसमें हजारों यात्री आते हैं और इस अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता में पल्लवित हो रहे धर्म के प्रतीक महादेव की इस मंदिर में दर्शन करते हैं, हजारी महादेव। देखो, ड्रॉट्स और ड्रेनेज ये इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है, जो लगभग सब में चिपका देना, सब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको भी आईबीए घोषित किया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। आईबीए के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अपर गंगा रिवर, ये भी हमारा रामसर साइट है, जो गंगा रिवर का अपर वाला पार्ट है। ठीक, ये आपका लगभग समझिए कि ब्रजघाट से लेके नरोरा तक, कहाँ तक? ये देखो, लिख लो, ब्रिज घाट से नरौरा तक, ये पूरा जो अपर गंगा रिवर का एरिया है, इसमें लगभग 26,590 हेक्टेयर कवर होता है। ये सारा रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है,
एक सेलो रिवर स्ट्रेच है ये ग्रेट गैंगेस का, विद इंटरमिटेंट स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीप वाटर पूल्स एंड रिजर्वॉयर्स अपस्ट्रीम फ्रॉम बैरेजेस। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर तगड़ा डाइवर्स रेंज है, दिख नहीं रहा है चारों तरफ पेड़ अगल बगल से, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है मिट्टी जो है आज हरे चादर से लिपटी हुई है। ठीक है। गंगा रिवर डॉल्फिन यहाँ पर मिल जाती है, घड़ियाल मिल जाता है, क्रोकोडाइल मिल जाता है, टर्टल के 6 स्पीसीज मिल जाते हैं, ऑटर्स मिल जाते हैं, फिशेस मिल जा रहे हैं, और बर्ड्स के भी कई सारे स्पीसीज हमको अपर गंगा रिवर वेटलैंड में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। मेजर प्लांट स्पीसीज की बात करें तो बहुत सारे प्लांट स्पीसीज हैं, मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट हैं, जैसे कि डलबर्गिया सीसू, सराक्सा इंडिका, यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस, फाइकस बेंगोलिनिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस, टेक्टोना ग्रैंडिस, आजादी रचता इंडिका, आजादी रचता इंडिका, और एक्वाटिक इकोरिना। तो आजादी रचता इंडिका इज अ प्लांट स्पीसीज, ध्यान रखना। ठीक है। कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो रिवर स्ट्रेच होल्ड करता है हिंदू रिलीजन इंपॉर्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स यूज्ड फॉर क्रिएशन एंड होली बाथ फॉर स्पिरिट। ठीक है। थ्रेट्स क्या है ध्यान रखो भाई, सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है गंगा में, ये प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर रन ऑफ प्रॉब्लम है, और फिशिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। कंजर्वेशन एफर्ट की बात किया जाए तो कंजर्वेशन एक्टिविटीज फोकस की जा रही है ऑन प्लांटेशन टू प्रिवेंट बैंक इरोजन। सो बैंक से इरोजन हो रहा है, इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है। ट्रेनिंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग और लॉबिंग एफर्ट्स टू बैन कॉमर्शियल फिशिंग। Ramsar site and recent information. The area is recognized as Ramsar site number. The most recent information available is from 2004. ठीक। अब 10th and the last wetland in उत्तर प्रदेश is सुर सरोवर। ये देख रहे हो, एक ध्यान दो, ये जो मगरमच्छ है ना, ये क्रोकोडाइल के 3 स्पीसीज में से एक है। ठीक है। 3 स्पीसीज होते हैं, मगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और घड़ी, या ये जो घड़ियाल होते हैं ना वो यही है, इनके स्नाउट्स निकले होते हैं, ये ऐसे डिजाइन होते हैं, ये इंसानों को खा ही नहीं सकते हैं, और बेचारे मारे भी जाते हैं, इनको देख के सब इनको मार देते हैं कि ये इंसान को खाने के लिए, जब तक जबकि ये इंसान को खा ही नहीं सकते हैं, ये मछलियां ही खाने के लिए बने हैं। ठीक। अब इनका लोकेशन कहाँ है तो दिल्ली मथुरा हाईवे पर, आगरा जिला में, उत्तर प्रदेश में। ये सुर सरोवर रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड 431 हेक्टेयर में ये है, और इसे सुर सरोवर लेक को कीथम लेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कीथम लेक है ये मैनमेड लेक है, जो कि इनिशियली बिल्ड किया गया था ताकि वो आगरा को समर मंथ में पानी सप्लाई कर सके, और वक्त के साथ ही क्वेश्चन आ जाएगा कि आगरा को वाटर सप्लाई करने के लिए कौन बना है, तो सुर सरोवर। और ओवर टाइम इट इवॉल्व इनटू एन इंपॉर्टेंट एंड डाइवर्स इकोसिस्टम, वेटलैंड्स, वैराइड हैबिटेट टाइप्स ऑफर रिफ्यूज टू बोथ रेजिडेंट, बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज, चाहे रेजिडेंट हो चाहे वो आई हो माइग्रेट करके, फिश की स्पीसीज, ये सब यहाँ पर आप देखोगे कि हैं। बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीसीज, जैसे कि तुम्हारा ये ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, जिसको चांगा 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 कलांगा कहते हैं, कलांगा कलांगा, सारस क्रेन या कैटफिश, ये सब यहाँ पर मिल जाएंगी। और बर्ड्स के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सुर सरोवर में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का यूज करते हुए, याद रखना। और ये 30,000 वाटर बर्ड्स एनुअली दिख जाएंगे, और ये 1% ऑफ द साउथ एशियन रीजनल पॉपुलेशन के समान है। ठीक है। और साइट्स को प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, देखो टूरिज्म बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल हो गई है, इन्वेजिव स्पीसीज प्रॉब्लम है, और इन्वेजिव स्पीसीज कैसे, देखो प्लंटाना कमारा वगैरह इन्वेजिव है, और हाउस होल्ड सीवेज प्रॉब्लम है, और अर्बन वेस्ट वाटर भी एक प्रॉब्लम है। ठीक। अब ये तो हो गया उन वेटलैंड्स का नाम जो वेटलैंड्स आपके यूपी के लिए जरूरी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन वेटलैंड्स के बारे में जो वेटलैंड्स आपका लगभग, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे, और सारे वेटलैंड्स को 1 बाय 1 करके हम पढ़ लेंगे। आपको एक बात मैं और बता दूं कि देखो, ये आपके सामने सारे वेटलैंड्स दे दिए गए हैं। ठीक, ये देख रहे हो, सारे वेटलैंड्स का नाम दे दिए गए हैं, कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में है, सब कुछ आपके सामने दे दिया गया है। आपको सिर्फ 1 टाइम इसकी रीडिंग करनी है। हाँ,
देखिए ये देख रहे हैं, ठीक। यूपी वाला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, चलिए हम लोग वेटलैंड्स पढ़ते हैं। ठीक, हम लोग वेटलैंड्स पढ़ते हैं। ऊपर चलो भैया, लद्दाख में देखो, आपका लद्दाख की तरफ चलो। लद्दाख में आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये लद्दाख में दो वेटलैंड्स है। एक सोकर वेटलैंड है और दूसरा आपका है सो मोइरी लेन। आपको दिख नहीं रहा, ध्यान से इसमें तो खोजोगे आपको मिल जाएगा। एक सोकर वेटलैंड है और दूसरा आपका जो वेटलैंड है उसका नाम है सो मोइरी वेटलैंड। क्या नाम है उसका? सो मोइरी वेटलैंड। एक वेटलैंड का क्या नाम है? सोकर वेटलैंड। और एक वेटलैंड का क्या नाम है? सो मोइरी। हम लोग ऊपर से नीचे चलेंगे तो लद्दाख वाले वेटलैंड्स में कौन कौन है? एक सोकर और एक सो मोइरी वेटलैंड। ठीक है, फिर आ जाइए यहीं बगल में आपका ये जम्मू और कश्मीर वाले इलाके में आ जाओ। ये देखो, ये जम्मू और कश्मीर वाले में, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? वूलर लेक है, सुरिनसर मानसर लेक है, होकेरा वेटलैंड है और तुम्हारा हाईगैम वेटलैंड है। देखो यहाँ पे ये लिखा है, देखो ये देखो ये नाम लिखा है हाईगैम, ये हाईगैम है, हाईगेम वेटलैंड है। और ये हाईगेम वेटलैंड तुम्हारा झेलम नदी के पास है, बारामुल्ला शहर से गुजरता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। ठीक है, और दूसरा सेलबॉग यहीं पे श्रीनगर के पास में है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? वूलर लेक है, सुरिनसर है, होकेरा वेटलैंड है, हाईगम वेटलैंड है, सेलबॉग वेटलैंड है। लद्दाख में कौन कौन है? सोकर है और सो मोइरी है। फिर हम बात करते हैं पंजाब के वेटलैंड के बारे में। ये देखिए पंजाब का वेटलैंड एक ही आपके मैप में सारे वेटलैंड दे दिए गए हैं। पंजाब के वेटलैंड में कौन कौन है? हरिके लेक, कांजी लेक, रोपर लेक, केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ये सारे नाम आपको यहाँ लिखित दे दिए गए, पीडीएफ में आपको एकदम क्लियरली विजिबल होंगे। कौन कौन सा फिर बोलो? हरिके लेक, हरिके लेक, कांजी लेक, रोपर लेक, केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे पंजाब के वेटलैंड्स हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में आ जाओ। देखो हिमाचल प्रदेश में तीन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। पहला लिखा है चंद्रताल, क्या लिखा है? चंद्रताल वेटलैंड। दूसरा क्या लिखा है? पोंग डैम लेक। तीसरा क्या लिखा है? रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड के बारे में एक बात ध्यान रखना कि जो ये रेणुका वेटलैंड है, ये इंडिया के सारे रामसर साइट्स में सबसे स्मॉलेस्ट है। और ये कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। तीन कौन कौन है? चंद्रताल, पोंग और रेणुका। और रेणुका इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया। ठीक है, फिर आ जाइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखो, ये देखो उत्तराखंड में तुमको दिखा, ये उत्तराखंड में एक ही दिख रहा है। ये देखो उत्तराखंड में तुम्हारा असन कंजर्वेशन रिजर्व है। ये यमुना और असन नदी के संगम पर ये आपका असन कंजर्वेशन रिजर्व है। और ये समझिए कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यहां से गुजरता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत बना है। और यहाँ पे वल्चर्स और बेयर्स पोचार्ड की अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पर संख्या दिख जाती है। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो हरियाणा में आ जाओ। हरियाणा में तुमको दो मिलेंगे। ये देखो ये रहा हरियाणा स्टेट और ये हरियाणा में दो है। कौन कौन है हरियाणा में? हरियाणा में एक तो सुल्तानपुर है नेशनल पार्क, ये वहां पर एक वेटलैंड है। और दूसरा भिंडवास। तो सुल्तानपुर और दूसरा भिंडवास, सुल्तानपुर और दूसरा भिंडवास, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके दो हैं। और हरियाणा का लार्जेस्ट जो है वो यही भिंडवास है। ठीक है, और ये मैन मेड है। और सुल्तानपुर में तो आपको पता है सोसिएबल लॉकपिक और इजिप्शियन वल्चर वगैरह यहाँ पर खूब दिख जाते हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। ये देखो राजस्थान में भी दो हैं। देखो नाम एकदम स्पष्ट मुझे दिख रहा है, तुमको तो दिख ही रहा होगा। राजस्थान में दो कौन कौन से हैं? भरतपुर के पास तुम्हारा केवलादेव घाना नेशनल पार्क और ये तुम्हारा सांबर लेक, ये दोनों वेटलैंड्स में शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश वाला तो आपको पता ही चली गया, ब्रजघाट से लेकर नरौरा तक ये आपका अपर गंगा रिवर वाला, नवाबगंज वगैरह, समसपुर, सरसाई, सुर सरोवर, बखीरा, हैदरपुर, सैंडी, सब मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, सलोनी गंगा के संगम वगैरह सब कुछ तो डिटेल में कर दिए हैं। अब बिहार का देख लो भैया, बिहार का देख लो। ये देखो ये रहा बिहार में, एक एक बिहार में है, याद करना बहुत आसान है। बिहार में कौन सा है? कबरताल वेटलैंड। कौन सा वेटलैंड है? कबरताल वेटलैंड। ये कबरताल वेटलैंड जो है, यहीं पर एक झील जो है बड़ी फेमस है जिसका नाम है कावड़ झील। और ये झील जो है ये गंडक नदी के पाथ बदलने से बनती है और ये एक ऑक्सबो लेक है। जो कावड़ झील है ये कौन सी लेक है? ऑक्सबो लेक है। ये तुम्हारा एक जगह पड़ता है, तुमको हम बताएं, बेगूसराय। ये बेगूसराय में ही तुम्हारा पड़ता है।
ठीक है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी ये भाग है। ओके, ठीक है। अब बिहार से हम लोग किधर चले? बिहार से हम लोग चलते हैं, देखो ये बिहार है। अब बिहार के बगलिए में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल भी देख लो। वेस्ट बंगाल में तुम्हारा दो ठो वेटलैंड है, ये मैं तुम लोग को पहले ही कब से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दिया था। एक तो सुंदरबन वेटलैंड है, और दूसरा तुम्हारा वही ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स है, जिसके बारे में मैंने बताया कि कैलकाटा सिटी के वेस्ट वाटर से बना था। एक्चुअली मामला क्या था कि जो ये ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स है, यहाँ पर कलकत्ता में कोई कैचमेंट एरिया जैसा कुछ था नहीं, तो जो ये ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है ना, ये वेस्ट वाटर जो कलकत्ता सिटी का वेस्ट वाटर हुआ करता था, उससे मिल के ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है। घरों से निकलने वाले गंदे पानी के एक्यूमुलेशन से बन गया, और मछुआरों ने इसका प्रयोग फिशरी के लिए किया, यहाँ पे मछली पालन करने लगे, और ये न्यूट्राइसी था, तो सनलाइट पर्याप्त थी और एल्गे ग्रोथ होता गया, और फिश इसको खाएंगी और बढ़ेंगी, और यही फिशेस फिर इस वाटर को क्लीन भी करेंगी। फिर इस पानी का खेती में यूज किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट फॉर्म्स की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसको कैलकाटा सिटी की किडनी कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर फिश पॉन्ड डेवलप किया गया है इसी न्यू ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड में, जिसको हम बोलते हैं भेरीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और कहा जाता है कि अगर कैलकाटा की नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज ने ये काम किया होता जो ये किडनी ऑफ कैलकाटा सिटी करता है, देन इट मे हैव कॉस्ट देम 7,000 करोड़ पर ईयर। अब आप इससे समझ सकते हैं कि वेटलैंड्स कितने क्रिटिकल और कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैलकाटा के बाद हम लोग अंदर घुसते हैं, अरे क्या नाम है, वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग अंदर घुसते हैं। चलिए आसाम में आ गए। आसाम में देखो एक है दीपोर बोल, दीपोर बील। दीपोर बील ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है जो कि गुवाहाटी के पास है। ये देखो यहाँ पर है, दिख रहा है, ये देखो दीपोर बील, ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक, आप भी देखो। मणिपुर में एक है, बहुत प्यारा नाम है इसका, लोकटक लेक, केबुल लेमजो वाला, ये भी दिख रहा होगा आपका। फिर देखो त्रिपुरा में आपको एक दिख रहा होगा, ये रुद्र सागर लेक लिखा हुआ है, एक ये वहां का वेटलैंड साइट है। फिर ये मिजोरम है, मिजोरम में आपका एक वेटलैंड साइट है पाला वेटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये हो गए आपके सारे मिजोरम वगैरह वाले। अब देखो असम हो गया, अब कौन बच रहा है इधर? इधर और कोई नहीं बच रहा है, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, सिक्किम में कोई वेटलैंड ही नहीं है। हाँ, अब हम कहाँ बढ़ जाए? चलो, अब इधर से हम गुजरात बढ़ाते हैं, ये गुजरात की तरफ आ जाओ। देखो, फिर गुजरात से हम साउथ चले आएंगे। गुजरात में कौन कौन है? तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ठोल लेक है, ये ठोल लेक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर वाटर बर्ड स्पीसीज है। ठीक है, यहीं पे वाधवा लेक है, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो नाल सरोवर, ठोल, वाधवा और खिजड़िया, ये चार वेटलैंड कहां पर हैं? गुजरात में। चार वेटलैंड कहां पर हैं? गुजरात में है, और चार ही मध्य प्रदेश में भी है। चलो मध्य प्रदेश वाला भी याद कर लेते हैं, ये रहा मध्य प्रदेश वाला। देखो कौन कौन सा है, एक तो भोज वेटलैंड है, दूसरा साक्ष्य वेटलैंड है, तीसरा सिरपुर सागर वेटलैंड है, सिरपुर सागर वेटलैंड है, और चौथा यशवंत सागर वेटलैंड है। कौन कौन? भोज वेटलैंड, साक्ष्य सागर वेटलैंड, सिरपुर सागर वेटलैंड और यशवंत सागर वेटलैंड। अभी ये साक्ष्य सागर बहुत चर्चा में था, क्योंकि वाटर हाइसियंथ यहाँ की इन्वेजिव स्पीसीज बनी जा रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये यशवंत जो सागर है, ये नाम आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। इज इट क्लियर? फिल्स कल्चर के लिए यूज किया जाता है। तो एमपी के चार कौन कौन से हैं? भोज वेटलैंड, साक्ष्य सागर, सरपुर सागर और यशवंत सागर। तो भोज और चाटो सागर, भोज मध्य प्रदेश का याद हो जाएगा, और चाटो सागर साक्ष्य, सिरपुर और यशवंत सागर। ठीक, वेस्ट बंगाल हमने याद ही कर लिया, गुजरात हमने याद ही कर लिया। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? आ जाओ, इधर इधर हो गया, अब आ जाओ ये उड़ीसा में आ जाते हैं। उड़ीसा की तरफ आ जाओ। देखो उड़ीसा में कितने हैं? तो उड़ीसा में टोटल 6 हैं। एक तो चिल्का बहुत फेमस है। ठीक, फिर भितरकनिका मैंग्रोव्स, ये भितरकनिका मैंग्रोव भी उड़ीसा का एक वेटलैंड है। ये ब्राह्मणी और एक नदी है खारा स्रोत रिवर, ब्राह्मणी और खारा स्रोत रिवर मिक्स करते हैं सी वाटर से, तो एक ब्रैकिश वाटर प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए यहाँ पर मैंग्रोव्स के लिए आइडियल कंडीशन बन जाती है। और ऑलिव रिडले टर्टल यहाँ भी आपको दिख जाएंगे भितरकनिका मैंग्रोव्स में। दूसरा और कौन है? सतकोसिया गॉर्ज। ठीक है, और गंजाम के पास एक देखो ये लिखा है टम्पारा लेक, ये गंजाम के पास पड़ता है आपका टम्पारा लेक। फिर हीराकुड रिजर्वायर, ये देखो हीराकुड रिजर्वायर। और फिर अंसुपा लेक। अंसुपा लेक जो है ना, वो उड़ीसा का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और अंसुपा लेक जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये महानदी के द्वारा बनाया गया एक ऑक्सबो लेक है। इंपॉर्टेंट ये है, महानदी के द्वारा बनाया गया एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन कौन है? चिल्का लेक, भितरकनिका मैंग्रोव्स, सतकोसिया गॉर्ज,
टम्पारा लेक गंजाम वाला, हीराकुड रिजर्वायर जो कि उड़ीसा का लार्जेस्ट अर्थन डैम है, मिट्टी का डैम है, और अंसुपा लेक जो कि कटक के पास है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक डैम है, लेक है उड़ीसा का, और ये महानदी के द्वारा ऑक्सबो लेक यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलो अब फिर आ जाओ यहाँ पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं है, 3 ठो है, पट्ट से याद कर लेंगे हम लोग महाराष्ट्र वाले। महाराष्ट्र में कौन कौन 3 ठो है? एक तो तुम्हारा नंदूर माधमेश्वर लेक, कौन सा है? नंदूर माधमेश्वर एक रामसर साइट है, और दूसरा रामसर साइट कौन सा है? ये लोनार लेक आपने सुना होगा, जो कि क्रेटर लेक है, एक लोनार लेक है। जो लोनार लेक है ना, ये मेटेराइट स्ट्राइक से बना एक क्रेटर लेक था, और ये बहुत ही यंग लेक है, मतलब कुछ यही 50,000 साल पहले ये बना है। ठीक है, इसको 1979 में नेशनल जियो हेरिटेज टैग भी दिया गया था, और इसे एंडोफेरिक लेक भी कहा जाता है। मतलब इसका जो फ्लो है, आउटफ्लो कुछ भी नहीं है, वाटर बस आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मिनरल का मिक्सिंग होता रहता है, इसीलिए इस लेक के वाटर की सैलिनिटी जो है बहुत ही हाई है। और लोनार के अलावा और कौन है यहाँ पर महाराष्ट्र में? तो तुम्हारा थाने क्रीक है। ओके, तो नंदूर माधमेश्वर, लोनार लेक, थाने क्रीक, यही थाने क्रीक में ये उल्हास रिवर और फ्लेमिंगोज वगैरह यहाँ पर दिख जाते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब आप समझिए कि थाने क्रीक, क्रीक समझ रहे हो ना? क्रीक मतलब ओशियन का वो पार्ट होता है जो अंदर की ओर चला जाता है। ठीक, महाराष्ट्र में आपका थाने क्रीक है, और ये बर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रीडिंग ग्राउंड है। ठीक है, और ये थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी भी यहीं पे है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भी है। फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश में, देखो आंध्र प्रदेश में दिख रहा है केवल एक वेटलैंड है, कोलेरू लेक। ठीक है, गोवा की तरफ आओ, गोवा में भी एक वेटलैंड है, ये देखो आपको दिख जाएगा, नंदा लेक। इज इट क्लियर? कर्नाटका में तुम देखो, कर्नाटका में भी एक ही दिख जाएगी तुमको, और अभी 2 ऐड किया गया है। ठीक है, कहाँ गया कर्नाटका? ये है कर्नाटका, ये देखो कर्नाटका। कर्नाटका में 3 ऐड किया गया है, तो अब टोटल कितने हो गए? 4। तो पहले कौन सा था? रंगनथिट्टू। रंगनथिट्टू के अलावा भी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मागदी केरे। मागदी केरे के बारे में एक बात जान लो कि जो बार हेडेड गाउस है, उसका लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड कहाँ है? इसी मागदी केरे में। ठीक है, और ये बार हेडेड गाउस ऐसे पक्षी हैं जो हिमालय के ऊपर से उड़ के भारत आते हैं। और कौन कौन ऐड हुआ है? तो अंक समुद्र बर्ड हुआ, अंक समुद्र एक हम लोगों ने पढ़ा था, आम पढ़ा था, आगनासिनी, अंक समुद्र, और एम से मागदी केरे। ये कर्नाटका के 4 हो गए। फिर आ जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखो, ये तमिलनाडु में 3 तो जो 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 नए ऐड हुए थे वो मैंने आपको बता दिया था, 2 ठो, और ये जो दूसरे हैं वो भी देख लेते हैं। एक पॉइंट कैलिमर है, ये देखो यहाँ पे पॉइंट कैलिमरे है, कारी किली बर्ड सेंचुरी है, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, पिछावरम मैंग्रोव आपका तमिलनाडु में है, ये एक बढ़िया वेटलैंड है, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, कुंठाकुलम बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, उद्यंत मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी है, और ये वेडन थंगल बर्ड सेंचुरी है, और वेल्लोर बर्ड सेंचुरी है। ये सारे और भी कई सारे बर्ड सेंचुरी आप देख सकते हो, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर कौन कौन से? पॉइंट कैलिमरे, तो तमिलनाडु के सारे वेटलैंड से एक बार फिर से देख लो, पॉइंट कैलिमरे, कारीकिली बर्ड सेंचुरी, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिछावरम मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व, कुंठाकुलम बर्ड सेंचुरी, और उद्यंत मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, आपका ये वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडवूर बर्ड सेंचुरी, कांजी रंकुलम बर्ड सेंचुरी, कारिया वेट्टी बर्ड सेंचुरी, और लॉन्गवुड सोलर रिजर्वेयर फॉरेस्ट। ठीक है, ये सारे तमिलनाडु के वेटलैंड्स हैं, आपको पूरे याद नहीं करना है, बस जस्ट गो थ्रू इट, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बना रहे। फिर आप ये केरला का बचा है, देखो कौन सा बचा है? ये उत्तर प्रदेश हम लोगों ने कर लिया, देखो सारे गोले लगते जा रहे हैं, अब ये केरला बचा है। केरला में कौन कौन है? अष्टमुडी लेक, सष्टमकोट्टा लेक, एंड वेम्बानाड कोल वेटलैंड। सारे वेटलैंड्स आपको इनमें दिख जाएंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने क्या किया है कि एक स्टेट में कितने वेटलैंड्स है सारे आपको एक साथ बता दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और समझो कि सबसे ज्यादा वेटलैंड किस देश में है, तो वो भी एक लिस्ट आपको मैं बता देता हूं कि सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद सेकंड लेवल पे कौन है? मैक्सिको है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पे कौन है? मैक्सिको है, ये याद रखना। और इधर आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स कहाँ मिल जाएंगे? तो रीजन वाइज समझो, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड कहाँ आपको मिल जाएंगे? साउथ एशिया में। साउथ एशिया में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और रामसर के अंतर्गत, रामसर एरिया के अंडर में आने वाले सबसे ज्यादा वेटलैंड किस कंट्री में है?
तो याद रखिए ये वेटलैंड है आपका ये बोलीविया, जिसका कैपिटल होता है लापास। यहां पर सबसे ज्यादा वेटलैंड है जो कि आपका आते हैं रामसर साइट के अंतर्गत। ठीक है, कश्मीर में एक और चीज ध्यान देना, कश्मीर में एक वेटलैंड और है साली गंगा नाला। ठीक है, जो कि ये होकरसर के लिए आपका फीडिंग चैनल का काम करता है। ठीक फ्रेंड्स, समझ में आया? हमें लग रहा है आपको जरूर समझ में आया होगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वगैरह की हाईलाइट, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जनरली उन रामसर साइट्स को हाईलाइट करता है जो कि बहुत ज्यादा डेंजर में है, जहां पर एडवर्स चेंज या हो चुका है या होने वाला है या हो जाएगा। ठीक है, यहां पर डाला जाता है कि ताकि अटेंशन ड्रॉ किया जा सके कि भैया जल्दी से जल्दी इनको बचाने के लिए कोई कंजर्वेशन मेजर लो ताकि इनको ठीक किया जा सके। भारत में लोकटक लेक, केवलादेव, चिल्का झील वगैरह था, बाद में फिर चिल्का झील को इसमें से निकाल दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो गया तो गया, वो बदलता रहेगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को है, मैंने बता दिया गया। और इंडिया में वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017 है, जो कि पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किया गया था, और 2010 रूल्स को ये रिप्लेस करता है। क्लियर? एक बात और जान लो, थ्रीट्स क्या क्या है, थ्रीट्स क्या क्या है वेटलैंड्स को, वेटलैंड्स को थ्रीट क्या क्या है? वाटर पोल्यूशन इज ए थ्रीट, वाटर पोल्यूशन इज ए थ्रीट वेटलैंड को। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन इज ए थ्रीट वेटलैंड को, नॉइज पोल्यूशन भी एक थ्रीट है वेटलैंड को। दूसरा, वेटलैंड देखो नॉइज पोल्यूशन कैसे है, बहुत तेजी से आपका नगरीकरण हो रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से नगर में बन रहे हैं, तो जो बहुत ज्यादा हंगामा होता है, हो हुल्लड़ होता है, शोर होता है, इससे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे ना, अब धीरे धीरे वो माइग्रेटरी विजिटर्स वापस जा रहे हैं। और क्या है, तो हम जब म्यूनिसिपल डंपिंग ऑफ वेस्ट इज अनदर मेजर प्रॉब्लम, डंपिंग ऑफ वेस्ट। ये जो डंपिंग ऑफ वेस्ट है ना, चाहे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन आपका वेस्ट हो, ये सब जो वेस्ट का डंपिंग हो रहा है ना, अब जो मैंने भी आपको बताया कि ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, उसको तो ये क्लीन कर ले रहे हैं, लेकिन जो ये घर वाले वेस्ट होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं भाई। अब आप चाहे चूल्हे में बैठ के खाना बना लो और चाहे 100 सिगरेट पी लो, वो इक्वल हो जाता है। तो ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, इसमें ऐसे न जाने कितने हैवी मेटल्स हैं जो इन वेटलैंड्स के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, जो नोटिफाइड वेटलैंड्स है उनके लिए तो फिर भी कुछ हो रहा है, लेकिन जो नॉन नोटिफाइड वेटलैंड्स है उन पर बहुत कम फोकस किया जा रहा है, ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो नॉन नोटिफाइड वेटलैंड्स पर फोकस किया जाना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, ठीक, वेटलैंड्स, अभी हमारे पास रामसर साइट्स की एक इन्वेंट्री तो है, रामसर साइट्स का एक लिस्ट तो है, लेकिन इन्वेंट्री रिलेटेड टू वेटलैंड, सारे वेटलैंड्स को लेके एक इन्वेंट्री का एब्सेंस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरी चीज कि देखो लोकल बॉडीज सबसे ज्यादा डील करती है लोकल मामलों में, अब लोकल बॉडीज के पास रिसोर्सेस ही नहीं है वेटलैंड के प्रोटेक्शन को लेके, और ये भी एक थ्रेट है, तो लोकल बॉडीज को भी हमें तैयार करना होगा। ठीक है, इन्हीं के साथ हम लोगों का रामसर साइट्स और वेटलैंड्स वाला काम पूरा हुआ। ठीक है, और ये पीपीटी अपने आप में, ये क्लास अपने आप में बेहद कंप्लीट है, और आपको जो पीपीटी भी दी गई है वो भी अपने आप में बिल्कुल पूरी पीपीटी है। ठीक, इतनी पूरी पीपीटी है कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे वेटलैंड सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको स्टेट वाइज भी बता दिया है, इसमें भी सारे डिटेल में लिखे हुए हैं। ठीक है, मैप भी बना हुआ है कौन सा कहाँ है, आप टाइम देके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लार्जेस्ट, ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है नोट करके, वो सब कुछ लिखा है। ठीक है, टोटल 2500 वेटलैंड्स वगैरह हैं, ये सब लिखा हुआ है। ठीक, ये कुछ सवाल है, व्हेन वाज द रामसर कन्वेंशन एडॉप्टेड, मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको आप कर लेंगे, ये सब कुछ बताया गया है पीपीटी में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोगों ने अगर जरा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी आपके जुबान पे होगा, जिस पर मैंने आपको बताया था कि जो ये रामसर कन्वेंशन है वो वाइज यूज पॉलिसी पर काम करता है। ठीक, तो ऑप्शन ए। फिर देखो अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स इज अ ह्यूमन मेड वेटलैंड? अब बताइए, ये अभी मैंने आपको बताया है,
आम याद कराया है अभी आपको, आगनासनी एस्चुरी, कारायावेट्टी बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट, मागधी केरे, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं, ये बताया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? इंडिया का लार्जेस्ट, भाई अब ये भी बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए सुंदरबन वेस्ट बंगाल, वेम्बानाड कोल केरला, चिल्का लेक ओडिशा, अष्टामुडी केरला। ये these are very much clear, so these questions are for your work। मैं तो कह रहा हूं इस पीपीटी से आप अपने से और क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वाज द लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट इन तमिलनाडु डिजाइग्नेटेड एज रामसर साइट? लो भैया, रिसेंटली मैंने अभी बताया आपको कि तमिलनाडु के 2 हैं। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बता दो, मुझे बताने की जरूरत है क्या? कर्नाटका वाले 3 थे, आम, अंक, आघनासिनी और मागधी केरे, ऐसे याद कर लो। और एक ऑलरेडी है रंगनथिट्टू, तो कर्नाटका के 4 याद हो गए, अंक, आघनासिनी, मागधी केरे, रंगनथिट्टू। इज इट क्लियर? कुछ भी कठिन नहीं है। अगर तुम पाना चाहोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन अगर तुम खोना चाहोगे तो सब कुछ आसान है, खोलो भाई, ठीक है। बट आई नो तुम लोग लड़ने वाला इंसान है और इसीलिए तुम लोग अखाड़ा ज्वाइन किया है, और वो अखाड़ा जिसका नाम है यूपीएससी अखाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इंप्लाई? भाई इतने डिटेल में बताया हूं, फिर रिवाइज भी कराया हूं। अगर कोई वेटलैंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? 2014 में ये क्वेश्चन आया भी है। चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। सोच लो भैया, तुम जानो। The country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers. भाई तुम बताओ। The survival of the wetland depends on the cultural practices and traditions of certain communities living on its vicinity, and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed. भाई it is given that, अरे भाई देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए है, इतना घोर घोर के पिला दिए तुम तो, ठीक है। आई नो दिस इज नॉट अ मुश्किल टास्क आपके लिए, आप सब मजबूत बौंदा है और अखाड़ा का पहलवान है, आप लोग भी कर लेगा। अगेन यू हैव द कोर्स ऑन योर स्क्रीन and you are dealing with the UPSC Akhada. Our Vinay sir, our team, and we all teachers are just committed. We all teachers are devoted for your success. We are giving very good courses in very least amount. चाहे वो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो 2024 के लिए या हमारा मिशन कर्मयोगी है, हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कंप्लीट कवरेज हो स्टैटिक सब्जेक्ट का, नेशनल करंट अफेयर्स का कवरेज हो जाए, यूपी स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, पीवाई की डीम एनालिसिस, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। खुद विनय सर एक एक बच्चे में इंटरेस्ट लेते हैं कि किसी में क्या कमी है क्या कमी नहीं है, और फिर वो सब पे अच्छे से उस पे एक्ट आउट करते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी अखाड़ा। एंड देन दी मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हम लोग टेस्ट सीरीज में टोटल कवरेज करा रहे हैं, जीएस के सेक्शनल टेस्ट, यूपी स्पेशल टेस्ट, करंट अफेयर्स का टेस्ट, 5 कंप्लीट जीएस का टेस्ट ले रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये मिशन कर्मयोगी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, ऑनलाइन वालों के लिए भी अवेलेबल है और ऑफलाइन वालों के लिए भी अवेलेबल है। कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आपके स्क्रीन पे यूपीएससी अखाड़ा ऐप का दिया हुआ है डिटेल, नंबर दिए हुए हैं, यू कैन कॉल अस 24/7 एंड वी आर अवेलेबल फॉर यू। कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है कि आप ना कर सको। लेकिन समझो एक बात को कि अगर आप किनारे पर खड़े होकर टुकुर टुकुर ताक रहे हो कि काश हमें भी तैरना आता और हम तैर लेते, तो निश्चित तौर पर आप कभी तैरने नहीं पाओगे, आप कभी सीख नहीं पाओगे तैरना। और आप तब भी सोच रहे होगे और अब भी सोच रहे होगे, लेकिन आपको अगर तैरना है तो आपको हाथ पैर मारना होगा और आपको दरिया के बहाव में कूदना होगा और आपको दरिया के साथ दरिया बनना होगा, और तब जाकर कहीं आप कूद तैर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मेहनत जारी रखिए, आपको समय मिला है, एक्सटेंशन मिला है, अच्छे से तैयारी करिए, हर पड़ाव पे तैयारी कर लीजिए। इसी के साथ आप अपने मेंस के भी एक एक टॉपिक को धीरे धीरे उठाते रहिए, ताकि जब मेंस के लिए कम टाइम मिले तो ये आपके ऊपर बर्डन के रूप में ना आए। यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विद दीज टाइम्स, यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द गिवन टाइम। आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों रेडी होना चाहिए, एक एक आंसर राइटिंग की एक आदत बना लो, ठीक है। सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड दी रामसर साइट एंड रामसर कन्वेंशन, एंड नाउ वी विल बी मीटिंग इन द अदर क्लास वेरी सून। बट ध्यान एक बात का दो कि पढ़ो, ठीक है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये जो छोटी सी बच्ची है वो हमारा हौसला बढ़ा रही है और हमारा हौसला एकदम कायम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।